समुद्र के बीचों बीच एक क्रूज शिप और अचानक से एक मेडिकल मिस्ट्री। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसने एक आम से सफर को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच में बदल दिया। एक बेहद दुर्लभ वायरस और एक अनजान खतरा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस सोर्स मटेरियल में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। 27%। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस आउटब्रेक का केस फेटैलिटी रेशियो है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्रूज शिप पर 11 केसेस सामने आए और दुख की बात यह है कि 3 लोगों की जान चली गई। ये नंबर्स सच में चौंकाने वाले हैं, है ना? और यही वजह है कि हमें बिना पैनिक किए इसके पीछे की साइंस को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। आखिर इतना खतरनाक वायरस अचानक से आया कहाँ से? तो आइए इस घटना की शुरुआत पर चलते हैं, एमवी होंडियस क्रूज शिप के सफर पर। ये पूरा टाइमलाइन एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। 24 अप्रैल कुछ यात्री सेंट हेलेना में शिप से उतरते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद 2 मई को सीधे WHO को एक भयंकर रेस्पिरेटरी इलनेस यानी सांस लेने में तकलीफ की बीमारी के क्लस्टर के बारे में अलर्ट किया जाता है। और 10 मई तक स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि आपातकालीन मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए शिप को स्पेन के कैनेरी आइलैंड्स की तरफ मोड़ना पड़ता है। सोचिए समस्या कितनी तेजी से बढ़ी होगी। लेकिन असल गुनहगार था कौन? यहाँ से शुरू होती है आंधीज वायरस की पहचान और इस मिस्ट्री के मुख्य कारण की खोज। तो कल्प्रिट निकला है हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में HPS कहते हैं। अब ये HPS आखिर है क्या? ये एक बेहद गंभीर ज़ूनोटिक वायरल डिजीज है। इसमें होता यह है कि अचानक से सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और इसका असर दिखने में 1 से 8 हफ्ते तक का वक्त यानी इंक्यूबेशन पीरियड लग सकता है। और जो बात इस पूरे आउटब्रेक को और भी डरावना बनाती है वो ये है कि शिप पर यात्रियों की एवरेज उम्र करीब 65 साल थी। हम सब जानते हैं कि इस उम्र में हमारी बॉडी ऐसे पैथोजेंस के आगे थोड़ी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। हंटर वायरसेस को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है HFRS, जो ज़्यादातर यूरोप और एशिया में मिलता है, और दूसरा है HPS, जो अमेरिकाज में पाया जाता है। जिस एंडीज वायरस की वजह से ये स्पेसिफिक HPS आउटब्रेक हुआ वो प्योरली साउथ अमेरिका जैसे अर्जेंटीना और चिले में एंडेमिक है। इस छोटी सी जानकारी ने इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा ही बदल दी। अब एक्सपर्ट्स को पता था कि संक्रमण का स्रोत किन देशों में ढूंढना है। लेकिन सवाल वही का वही है, संक्रमण आखिर फैला कैसे? आइए बीमारी के प्रसार को समझते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए, हंटा वायरस आमतौर पर रोडेंट्स यानी जंगली चूहों से फैलता है। होता क्या है कि एक इन्फेक्टेड रोडेंट इस वायरस को अपने मलमूत्र या लार के जरिए वातावरण में छोड़ देता है। फिर जब कोई इंसान उस जगह के संपर्क में आता है तो ज़ूनोटिक स्पिलओवर हो जाता है। रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है कि पहले यात्री को ये संक्रमण शिप पर आने से पहले ही लग चुका था, किसी ग्राउंड एक्टिविटी के दौरान, शायद किसी बर्ड वॉचिंग ट्रिप पर, जब वो इन रोडेंट्स के नेचुरल हैबिटेट के आसपास थे। और अब आता है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वायरल सीक्वेंसिंग एनालिसिस से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इन सभी केसेस में जेनेटिक सिमिलैरिटी बहुत ही ज्यादा थी। लिटरली सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का अंतर था। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक सिंगल ज़ूनोटिक स्पिलओवर हुआ था। किसी एक इंसान को इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद शिप के उस क्लोज क्वार्टर्स वाले माहौल में ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता चला गया। और यकीन मानिए, वायरोलॉजी की दुनिया में एंडीज हंटा वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होना बेहद दुर्लभ माना जाता है। ऐसी अनप्रेसिडेंटेड स्थिति के बाद वैश्विक स्वास्थ्य कदम और अंतर्राष्ट्रीय बचाव का आना तो तय था। रिस्पॉन्स सच में वॉर फुटिंग पर था, एकदम स्विफ्ट और कोऑर्डिनेटेड। WHO और ECDC के टॉप एक्सपर्ट्स को तुरंत शिप पर डिप्लॉय कर दिया गया। नॉन कमर्शियल फ्लाइट्स अरेंज की गई ताकि सेफ मेडिकल इवैक्यूएशंस हो सकें। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई। और एक बहुत जरूरी बात, चूंकि HPS के लिए कोई लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है और रिबाविरिन जैसे एंटीवायरल्स भी आमतौर पर काम नहीं आते, इसलिए हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को पूरे 42 दिन की एक्टिव मॉनिटरिंग में रखा गया। और जो संक्रमित थे उन्हें बिना देरी किए सीधे ICU ट्रांसफर किया गया। ये सारी चीजें क्लियर करती हैं कि ऐसी इमरजेंसी में स्विफ्ट आइसोलेशन कितना क्रूशल होता है। अब इस मैक्रो लेवल पिक्चर को देखते हैं। वैश्विक जोखिम का आकलन करते हैं कि आखिर क्या पूरी दुनिया खतरे में है। यहाँ थोड़ी राहत की सांस ली जा सकती है।
देखिए, WHO के आकलन के हिसाब से जो लोग उस शिप पर थे उनके लिए रिस्क जरूर मॉडरेट था, लेकिन दुनिया की बाकी आबादी के लिए ये रिस्क बिल्कुल लो यानी ना के बराबर है। बिना किसी प्रोलॉन्ग्ड और क्लोज्ड इंडोर एक्सपोजर के आम जनता के बीच इस वायरस का फैलना प्रैक्टिकली नामुमकिन सा है। तो पैनिक करने की कोई वजह नहीं बनती। वो शिप का बंद वातावरण ही दरअसल इस ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा ट्रिगर था। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। ये एक रेयर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इवेंट था, ठीक है, लेकिन ये हमें आगे आने वाली ज़ूनोटिक बीमारियों और ग्लोबल ट्रैवल के रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है? जैसे जैसे दुनिया और भी ज़्यादा इंटरकनेक्ट होती जा रही है, वायरोलॉजी और ट्रैवल का ये बदलता हुआ इंटरसेक्शन हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहने के नए तरीके ढूंढने पर मजबूर ज़रूर करता है। उम्मीद है इस चर्चा से इस कॉम्प्लेक्स मेडिकल मिस्ट्री को समझने में पूरी मदद मिली होगी। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।